हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री के अंतर्गत ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय विज्ञान के लिए यह वीडियो देखेंगे। खंड ब के अंतर्गत विषय विज्ञान दिया गया है, तो इसके अंतर्गत देखेंगे टॉपिक गोलीय दर्पण। अवधारणा का संक्षिप्त परिचय दिया गया है, इसे हम रीड कर लेते हैं। तो देखिए, गोलीय दर्पण कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है। आप भी स्टेनलेस इस्पात की एक प्लेट या एक चम्मच या कोई भी वक्रित चमकदार पृष्ठ का उपयोग अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कर सकते हैं। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। देखते हैं आगे। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यदि किसी परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा दी गई है। फिर अगला, चम्मच का भीतरी पृष्ठ। किसी चम्मच को में अगर हम अपने प्रतिबिंब देखें तो उसका जो भीतरी पृष्ठ है वह अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, जबकि बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। देखिए, जो पहला चित्र है इसमें आंतरिक या भीतरी चित्र दिख रहा है जो अवतल दर्पण की भांति कार्य कर रहा है, तथा जो सेकंड चित्र है इसमें हम उल्टी चम्मच की उल्टी सतह में अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं, उत्तल दर्पण की भांति कार्य कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ जो अंदर वाला है, तो पहले वाले जो इमेज है इसमें अवतल दर्पण द्वारा बना हुआ पृष्ठ है और ये परावर्तक पृष्ठ जो बन रहा है ये उत्तल दर्पण का दिख रहा है। फिर अगला, अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब होता है, तथा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा आभासी तथा साइज में वस्तु से छोटा होता है। फिर है उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस। तो देखिए, अब लेंस पढ़ते हैं हम। इससे पहले हमने क्या दर्पण पढ़ा, अब लेंस पढ़ते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। देखिए, वे लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। जैसे कि ए नंबर की इमेज में दिख रहा है, यह बीच में मोटा है और जो किनारे हैं उसके पतले हैं, तो ये उत्तल लेंस कहलाएगा। और वे लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। देखिए, किनारे इसके ये मोटे दिख रहे हैं और बीच में पतला दिख रहा है, तो ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। विषय वस्तु का विस्तार से अध्ययन हेतु विज्ञान कक्षा 7 के अध्याय 15 से पढ़े। तो इसकी डिटेल जो चैप्टर है वो कक्षा 7 का अध्याय 15 से लिया गया है। फिर है अगला, उत्तल लेंस वास्तविक तथा लेंस की बात हो रही है यहाँ पर। उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब लेंस से अधिक निकट हो तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। और अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा साइज में जो प्रतिबिंब है उससे छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। तो ये लेंस की बात हो गई। फिर है अभ्यास वर्कशीट नंबर 1, इसे हल करते हैं, इससे संबंधित प्रश्नों को। तो देखेंगे प्रश्न नंबर 1, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण की डेफिनेशन पूछा तो बताते हैं हम कि यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। फिर है अगला प्रश्न, किसी दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा साइज में वस्तु से छोटा बनता है। तो देखिए, दर्पण बोला तो ये उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब ऐसा होता है, कैसा, प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा साइज में वस्तु से छोटा बनता है। फिर अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 3, स्टेनलेस इस्पात के चम्मच का भीतरी पृष्ठ व बाहरी पृष्ठ किस दर्पण की तरह कार्य करते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा कि चम्मच का भीतरी पृष्ठ जो होगा, कोई चम्मच है उसका भीतरी पृष्ठ जो होता है, अगर हमने चम्मच बना दिया इसका, तो जो ये भीतरी अंदर वाला पृष्ठ होगा यह अवतल दर्पण की भांति एवं बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। फिर अगला प्रश्न नंबर 4, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा साइज में वस्तु से छोटा बनता है। फिर अगला अभ्यास वर्कशीट। देखिए, पहले वाले अभ्यास वर्कशीट में हमने दर्पण के बारे में पढ़ा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उससे संबंधित प्रश्नों को हल किया। अब लेंस से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, अवतल लेंस और उत्तल लेंस से संबंधित।
अभ्यास वर्कशीट नंबर 2 प्रश्न नंबर 1 है, उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा है कि वे लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। परिभाषा हो जाएगी। फिर है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, अवतल लेंस द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि अवतल लेंस सदैव सीधा आभासी तथा साइज में प्रतिबिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब उससे छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न नंबर 3, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए ये जो बिना क्या है, किनारे पे मोटा और बीच में पतला सा महसूस होता है अवतल लेंस कहलाता है, तथा जो बीच में मोटा हो और किनारों पर पतला हो उत्तल लेंस कहलाता है। फिर है अगला प्रश्न नंबर 4, उत्तल लेंस द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। फिर है स्व आकलन हेतु प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसके अंतर्गत देखेंगे पहला, यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो यह किसी अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होगा। तो रिक्त स्थान में क्या जाएगा? अवतल लेंस। इसी प्रकार से अगला देखते हैं कि जो लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं वह अवतल लेंस कहलाते हैं। फिर है अगला तीसरे नंबर का कि यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2, निम्न कथनों में के आगे सत्य अथवा असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य बताना है। देखेंगे इसके अंतर्गत पहला प्रश्न, अवतल दर्पण से हम वास्तविक आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, तो यह सत्य हो जाएगा। फिर दूसरा है कि अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यह भी सत्य हो जाएगा। फिर तीसरा है कि हम उत्तल लेंस से सीधा आभासी तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, तो यह भी सत्य हो जाएगा। तो तीनों सत्य हो जाएंगे। फिर है अगला प्रश्न नंबर 3, उत्तल और अवतल लेंस का चित्र बनाइए। तो देखिए यहाँ पर हमने उत्तल लेंस का चित्र बनाया हुआ है और यहाँ पर अवतल लेंस का चित्र हो जाएगा, जो कि बीच से पतला और किनारों पे मोटा हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न नंबर 4, दिए गए चित्रों में से उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण को पहचान कर उसके नीचे उसका नाम लिखिए। तो देखिए जो परावर्तक जो अंदर की तरफ आंतरिक सतह में होता है वह अवतल दर्पण होता है और जिसमें बाहरी पृष्ठ पर होता है वह उत्तल दर्पण होता है। इससे हम चम्मच के उदाहरण के द्वारा भी इसे अच्छे से समझ सकते हैं। फिर है अगला लर्निंग आउटकम्स एस मतलब साइंस 701 के अकॉर्डिंग दिया गया है। अगला टॉपिक जंतु रेशे। तो इसमें देखते हैं अवधारणा का परिचय। जंतु रेशे किसे कहते हैं? तो जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव्य या जंतु रेशे कहते हैं। जैसे कि ऊन हो गया, रेशम हो गया। अब ऊन कैसे प्राप्त होता है? तो भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। फिर बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। यही कारण है कि सर्दियों में सूती के कपड़े हमें उतना गर्म नहीं रखते जितना ऊनी स्वेटर रखता है। फिर है अगला, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। जब भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए बालों को काटकर फिर संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़े को पालना होता है। रेशम के कीट रेशम के रेशों को बनाते हैं। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफी अलग दिखाई देते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट सहतूत रेशम कीट है। इस कीट से प्राप्त रेशम फाइबर चमकदार और लचीला व मृदु होता है तथा इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। तो यह रेशम के बारे में पढ़ा हमने। अब देखेंगे इससे संबंधित अभ्यास वर्कशीट के अंतर्गत प्रश्न नंबर 1 है कि जंतु रेशे किसे कहते? तो पहले ही हमने चैप्टर में ऊपर पे पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन पहली ही लाइन में दी गई है कि जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जंतु रेशे कहते हैं।
फिर अगला प्रश्न नंबर 2 कि उन जंतुओं से प्राप्त की जाती है, ऊन जंतुओं से प्राप्त की जाती 2 जंतुओं के नाम लिखिए। तो देखिए ऊन जो है भेड़, बकरी, याक से प्राप्त की जाती है। यह भी उत्तर हमें मिल जाएगा इजीली पैराग्राफ में। फिर अगला प्रश्न नंबर 3 सूती कपड़ों की अपेक्षा ऊनी कपड़े अधिक गर्म क्यों होते, तो इसका उत्तर भी दिया गया है अगर आपने चैप्टर को ध्यान पूर्वक पढ़ा होगा तो हमने देखिए यहाँ पर उत्तर लिखा है कि ऊनी कपड़े के बीच वायु नहीं भरती है, इस कारण से ऊनी कपड़े अधिक गर्म होते हैं। तो ये सही उत्तर हो जाएगा इसका। फिर अगला प्रश्न नंबर 4 रेशम किससे प्राप्त होता है, तो रेशम के कीटों से प्राप्त होता है। फिर अगला प्रश्न नंबर 5 रेशम के रेशों का क्या उपयोग है, तो रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। अब प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है कि अकॉर्डिंग प्रश्न नंबर 1 है कि उन जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है, उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। देखिए चित्र भेड़, तो यहाँ पर भेड़ का चित्र बना लेंगे यहाँ पर। फिर है यहाँ भेड़ का, यहाँ पर बकरी का और यहाँ पर याक का, क्योंकि भेड़, बकरी, याक से ऊन प्राप्त किया जाता है। फिर है अगला प्रश्न नंबर 2 दर्जी की दुकान से विभिन्न प्रकार के व्यर्थ कपड़ों की कतरनों को इकट्ठा करके उसमें से रेशम से बने कपड़े की कतरन को पहचान कर अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। तो यह अभ्यर्थियों विद्यार्थियों हेतु कार्य है। फिर है अगला प्रश्न नंबर 3 अपने माता पिता या शिक्षकों के सहयोग से पता लगाइए कि भारत में भेड़ों की कौन कौन सी नस्लें व किस राज्य में पाई जाती हैं। तो यह भी प्रश्न छात्रों द्वारा खोजा जाएगा तथा लिखा जाएगा। फिर अगला यहाँ पर हमने देखिए नस्ल के नाम लिखे, तो नस्ल का नाम राज्य जहां पाई जाती हैं, तो जो मगरा भेड़ जो है यह राजस्थान में पाई जाती है। फिर है नस्ल है भेड़ की। फिर है मेड़ गयाल भेड़, यह छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। मारवाड़ी भेड़, यह भेड़ जो है राजस्थान में पाई जाती है। सोनारी भेड़, यह राजस्थान में पाई जाती है। खेरी भेड़, यह भी राजस्थान राज्य में पाई जाती है। और जैसलमेरी भेड़, यह भी राजस्थान में पाई जाती है। तो हमने नस्ल और जहां जिस राज्य में पाए जाते हैं वह लिखा है। फिर है स्व आकलन हेतु प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। कॉलम ए में दिए गए शब्दों को कॉलम बी में दिए गए शब्दों से मिलान कीजिए। तो कॉलम ए और कॉलम बी में दिए गए शब्द हैं याक से क्या प्राप्त किया जाता है, ऊन देने वाला जंतु है, तो यह इससे हमने मैच कर दिया। फिर है चमकदार व लचीला फाइबर, तो कौन देता है, क्या होता है, चमकदार और लचीला फाइबर रेशम होता है और रेशम के कीट शहतूत में पाए जाते हैं। तो इसको मैच कर दिया हमने सही जोड़ी को। अब अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 2 नीचे दिए गए वाक्यों में से सत्य असत्य को छांटिए। इसके अकॉर्डिंग प्रश्न नंबर 1 देखेंगे कि घने बालों वाले कुत्ते से ऊन प्राप्त होती है, तो असत्य हो जाएगा, घने बाल वाले कुत्ते से ऊन प्राप्त नहीं होती है। फिर सेकंड रेशम एक प्रकार का जंतु रेशा है, तो यह सत्य हो जाएगा। फिर है ऊन से बने हुए वस्त्र शरीर को गर्म नहीं रखते, तो ये असत्य हो जाएगा, जबकि इससे जो है ऊनी वस्त्र से शरीर गर्म रहता है, तो यह गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न 4 शहतूत एक रेशम कीट है, तो सत्य से शहतूत। फिर अगला प्रश्न नंबर 5 रेशम का फाइबर बहुत कठोर होता है, तो यह हो जाएगा असत्य, कठोर नहीं होता, जबकि जी चमकीला व मुलायम होता है यह, तो यह असत्य हो जाएगा। तो देखा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने पेज नंबर 59 से लेके 64 के अंतर्गत दिए गए टॉपिक गोलीय दर्पण तथा जंतु रेशे से संबंधित वर्कशीट हल किए तथा इनसे संबंधित प्रश्नों को हल किया तथा उत्तरों को खोजा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।